Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to discuss important formula of the chapter number 6 superposition of waves. So let's see कि कौन कौन से important formulas है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है रिलेटेड टू दिस चैप्टर इज दैट इज अबाउट इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, और इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ वेव या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव या इक्वेशन ऑफ वेव बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो y है बेसिकली वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल t इज इंस्टेंट टाइम t, और k जो है यहाँ पर वो k क्या डिफाइन कर रहा है, 2 पाई बाई लैम्डा, यानी k की वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाई लैम्डा, और x यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। सो देयरफॉर यहाँ पर जो ओमेगा है बेसिकली एज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई n, एंड ये जो k है इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूं तो मुझे एक नया इक्वेशन मिलेगा, दैट इज देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह पर क्या रखता हूं मैं 2 पाई n इंटू टी माइनस, और k की जगह पर क्या रखता हूं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो एक नया इक्वेशन हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन में 2 पाई क्या है, कॉमन है, तो अगर इस कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं सो देयरफॉर एक और इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, राइट। तो ये एक और इक्वेशन हमें मिल गया। देन एज हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो अगर इस n की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूं तो एक और इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन हम इनकी वैल्यूज को पुटअप करके इसके डिफरेंट फॉर्म्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चाहे ये इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो, दिस ऑल आर इक्वेशन ऑफ द वेव। ठीक है, देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मूला क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, and it is given by y is equal to a sin omega t। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो a यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड, यानी कि ये बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो वेयर दिस a इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, a इज इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a का फॉर्मूला हमें यहाँ से क्या मिलता है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 3, a इज इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे जो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है इससे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। क्या है ये, किसका फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, दिस इज द बेसिकली रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर जो डेल्टा फाई है वो क्या है, फेज डिफरेंस है, और जो डेल्टा एक्स है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ डिफरेंस। दो वेव का पाथ डिफरेंस कितना होगा उसको क्या कौन रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा एक्स। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू, इट इज गिवन बाय द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड एंड 2 एंटी नोड, है ना। मान लो कि हमारे पास ये कोई एक स्टेशनरी वेव है, ठीक है, ये एक स्टेशनरी वेव है सपोज करो, तो हमें पता है ये नोड है, ये भी नोड है, और ये नोड है, राइट। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। तो किसी भी दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2, और किसी भी दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव नोड
और एंटीनोड इज लैम्डा बाई 2। तो आपको याद रखना है कि किसी भी दो सक्सेसिव नोड या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। लेकिन अगर हम बात करें एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पर नोड है और यहाँ पर एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, तो नोड और एक एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी लैम्डा बाई 4। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज द डिस्टेंस बिटवीन node and adjacent antinode is lambda by 4। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी दो नोड के बीच का डिस्टेंस या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। एक नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 4, राइट। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये जनरल फॉर्मूला हमें पता होता है, इट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू n लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर ये जो v है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। n का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ। ओके, देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। Velocity of transverse wave on a stressed string, on a stressed string। मान लो कि सपोज करो ये कोई स्ट्रिंग है और ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इसको जब हम लोग प्लग करेंगे तो क्या होगा, वेव्स क्रिएट होगी, राइट। तो इस वेव की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाई स्मॉल m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाई स्मॉल m। जो यहाँ पर t है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और ये जो स्मॉल m है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, t का मतलब क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। यानी जब हम इसको दो रिजिड सपोर्ट से बांधेंगे तो यहाँ पर जो इस स्ट्रिंग में क्रिएट होगा वो क्या होगा, टेंशन, ठीक है। तो टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्मॉल m यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डेंसिटी। स्मॉल m का मतलब क्या है, लीनियर डेंसिटी। सो द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाई m, वेयर t इज द टेंशन एंड स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डेंसिटी। ओके, the next formula is related to the vibration produced in a string। वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग से रिलेटेड हमारे पास हमने तीन फॉर्मूलाज पढ़े हैं रिलेटेड टू द फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक में हमें फॉर्मूला मिलता है, फर्स्ट हार्मोनिक, बेसिकली फर्स्ट हार्मोनिक को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हार्मोनिक जो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, n इज इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t बाई स्मॉल m। यस, ये वाला जो फॉर्मूला इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला फॉर वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। तो फंडामेंटल फॉर्मूला क्या मिलता है, n इज इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t बाई m। तो t क्या है यहाँ पर, टेंशन इन द स्ट्रिंग, m क्या डिफाइन कर रहा है, लीनियर डेंसिटी, l का मतलब है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और n का मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। अब उसके बाद जो सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक में फॉर्मूला क्या मिलता है अपने को, n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थियरी में कि फॉर सेकेंड हार्मोनिक n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन। उसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक होता है, थर्ड हार्मोनिक में जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n, राइट, एंड इट इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन, इट इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हो तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, that np is equal to p/2l रूट ऑफ t बाई स्मॉल m। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी को पता कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो इससे हमें तीन फॉर्मूले यहाँ पर मिलते हैं रिलेटेड टू द लॉ ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग। सबसे पहला है दैट इज रिलेटेड टू द
related to the law of length, right? According to law of length, the fundamental frequency is inversely proportional to L, right? According to law of length, the fundamental frequency is inversely proportional to L. तो यहाँ से जो हमें फॉर्मूला मिलता है इन जनरल जो हमें फॉर्मूला मिलता है दैट इज N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटेड टू द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टेंशन, और यहाँ से क्या पता चलता है दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, राइट? सो देयरफॉर इन जनरल इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला लिख सकते हैं N1 अपॉन रूट ऑफ T1 इज इक्वल टू N2 अपॉन रूट ऑफ T2। तो ये हो गया फ्रॉम द लॉ ऑफ टेंशन। और तीसरा जो लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी से हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला मिलता है दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ स्मॉल m। सो देयरफॉर इन जनरल इससे जो अपने को फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? इन जनरल वी कैन राइट n1 रूट ऑफ m1 इज इक्वल टू n2 रूट ऑफ m2, राइट? सो दिस आर द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। कितने लॉ है? 3 लॉ है, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंथ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो इन जनरल अपने को फॉर्मूला क्या मिलता है? N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। Then the second is related to law of tension and it is given by n is directly proportional to square root of t. So in general we can write N1 upon root of T1 is equal to N2 upon root of T2. And then third law is related to the law of linear density, and according to this the fundamental frequency is inversely proportional to linear density. So in general क्या फॉर्मूला मिलता है? N1 root of M1 is equal to N2 root of M2, ठीक है? इसमें एक दो फॉर्मूले और मिलते हैं related to the density and related to the radius। तो related to the density the fundamental frequency is inversely proportional to root of rho, ये याद रखना है, and the fundamental frequency is inversely proportional to radius। तो ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकते हैं। क्या है? दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द वाइब्रेशन of air column in a pipe closed at one end, ठीक है? तो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड से रिलेटेड जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है वो क्या है? n इज इक्वल टू v अपॉन 4L। तो n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम लोग लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, राइट? और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव, a क्या है? लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। ओके, सो इन जनरल अगर हमें pth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, इन जनरल फॉर pth ओवरटोन, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू n। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग किसी भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज करो हमें फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है कि वो कितने हार्मोनिक होगा, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, तो कितना आंसर आएगा? 3 1। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक अपने को मिलेगा, जो फर्स्ट ओवरटोन अपने को मिलेगा वो कितने हार्मोनिक में मिलेगा? 3n पे मिलेगा, राइट? Then the next formula is related to the vibration produced in a air column in a pipe open at both ends। थियरी में हमने यही तो पढ़ा है, for vibration of air column in a pipe closed at one end and vibration of air column for a pipe closed at open at both end। तो इससे हमें जो जनरल फॉर्मूला मिलता है फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज n इज इक्वल टू v अपॉन 2L, एंड फॉर pth ओवरटोन के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा? फॉर pth ओवरटोन np इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू
n। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? टू कैलकुलेट द frequency for pth over tone in a pipe open at both end, and this formula is to calculate the frequency of overtone for a pipe closed at one end। और ये जो दोनों फॉर्मूला हैं, these are the formula related to the fundamental frequency, right? Then the next formula is related to frequency of beats। frequency of beats, frequency of beats से हमें क्या फॉर्मूला मिलता है? that n1 minus n2 is equal to n, और यू कैन राइट n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n। देखो वैसे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट का फॉर्मूला क्या मिलता है? n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, लेकिन यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है। जब इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो होता है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n, और एक होता है n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? उसके लिए आपको ये देखना है कि वहाँ पर वेवलेंथ क्या दिया हुआ है। सो इफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, देन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज हमें पता है v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पर? v बाई लैम्डा। तो सिंस फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर न्यूमेरिकल में लैम्डा 1 की वैल्यू ग्रेटर होगी लैम्डा 2 से, तो हमें इक्वेशन यूज करना है n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n। और अगर इफ लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, देन जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है? So this is the formula related to the frequency of beats. Then the next formula is related to the intensity of wave। इंटेंसिटी ऑफ वेव में अपने पास दो इंटेंसिटी है, आई मैक्स एंड आई मिन, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है आई मैक्स, इट इज गिवन बाई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज गिवन बाई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, एंड मिनिमम इंटेंसिटी मतलब आई मिन, इट इज गिवन बाई a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला हो जाएगा आई मैक्स, और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला हो जाएगा आई मिन। तो जो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है वो कब मिलती है? व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0, और मिनिमम इंटेंसिटी हमें कब मिलती है? व्हेन द फेज डिफरेंस इज एट पाई एंगल। ओके, सो दीज आर द ओवरऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और थोड़ा डिटेल में वहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। ओके।